वेलकम टू द वीडियो दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका इस शानदार प्लेलिस्ट में जिसका नाम है सेल्स प्रो। और इसके अंदर हम सीख रहे हैं सेल्स की वो हर एक चीज़ जो हमको बनाएगी सेल्स में महारत हासिल करने के लिए हेल्प करेगी हमें, राइट। सो दोस्तों, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम आगे बढ़ते हुए अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ही बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट 3 है ये, और इसके अंदर हम बहुत अमेजिंग चीज़ सीखने वाले हैं दोस्तों, मज़ा आने वाला है। और वो है क्वाइट फार्मूला। जी हाँ, क्वाइट फार्मूला बहुत ही शानदार फार्मूला है दोस्तों, जो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। इस फार्मूला को हल्के में मत लेना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस फार्मूला को समझो और इम्प्लीमेंट करो, सेल्स के अंदर रिजल्ट आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि सेल्स के अंदर ना, अगर कस्टमर मना कर रहा है, प्रोस्पेक्ट मना कर रहा है, तो वो नो से नो चाहता है। मतलब नो से नो चाहता है, स्पेलिंग का फ़र्क है। NO नहीं से नो, KNOW, जानना चाहता है। अब देखिए, जितने भी जो महारती हैं सेल्स के अंदर, वो जानते हैं इस बात को कि कस्टमर अगर मना कर रहा है तो वो भी जानकारी की कमी है उसके पास, इसलिए मना कर रहा है। तो इस नो को अगर नो में बदल दिया जाए, नहीं को जानकारी में बदल दिया जाए, तो सेल्स बढ़ जाती हैं दोस्तों, सेल्स हो जाती हैं। इसके 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। जैसे पहला, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैपन्स आफ्टर अ नो। देखिए, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो बहुत सारी सेल्स एक नो के बाद ही होती हैं। और नो साइलेंट नो भी होता है। अगर आपको किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है या कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन आपकी तरफ से फॉलोअप चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लीड्स, ऐसे प्रॉस्पेक्ट होंगे जिनका पहले कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन बाद में वो आपके साथ काम करते हैं, राइट। सो बहुत सारी सेल्स नो के बाद आती हैं। सो नो एक शुरुआत है सेल्स की, एंड नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी चीज़, डजंट नो इनफ टू मेक डिसीजन। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा नहीं जानता है उस प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में, कि वो डिसीजन ले सके। जब वो उतना जान जाएगा जितना आप जानते हैं उस प्रोडक्ट, सर्विस और कॉन्सेप्ट के बारे में, तब क्या करता है वो, तब वो डिसीजन लेता है कि हाँ मुझे करना है या मुझे प्रोडक्ट बाय करना है, राइट। और तीसरी चीज़, वैल्यू देयर मनी मोर देन द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट। कस्टमर मना तब करता है जब उसे लगता है कि यार जो मुझे वैल्यू मिल रही है इस प्रोडक्ट के अंदर, जो बेनिफिट मिल रहा है, जो सर्विस के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर बेनिफिट मिल रहा है, वो कम है उसके मुकाबले जो मैं पैसा दे रहा हूँ। मतलब उस, जैसे लेट सपोज आपने 4,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट, सर्विस या कॉन्सेप्ट है। अब वो 4,000 रुपये, उसको अगर वो समझ नहीं आया आपका प्रोडक्ट, सर्विस या कॉन्सेप्ट, तो उसको लगेगा यार 4,000 रुपये वर्थ नहीं है इस चीज़ के देने, राइट। लेकिन जब उसको लगेगा कि यार 4,000 रुपये के बदले में ऐसी चीज़ मिल रही है जो 4,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू रखती है उसकी लाइफ में, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी, तब वो डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई दोस्तों कि ये मना क्यों होता है, और इन 3 चीज़ों से कैसे आप नो से नो की तरफ बढ़ेंगे और यस आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वाइट फार्मूला की तरफ आगे बढ़ते हुए सबसे पहली चीज़ आती है क्यू। क्वाइट फार्मूला की स्पेलिंग है QUIET। एक एक लेटर की बात करेंगे। क्यू सबसे पहले शुरू होता है, यानी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जो अच्छे सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं वो अच्छे सवाल पूछते हैं जिससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप अगर अच्छे सवाल पूछेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप अच्छे सवाल नहीं पूछेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सेल्स इज़ ऑल अबाउट कन्वर्जेशन। ये आप जो बात कर रहे हो और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उससे कन्वर्जेशन का डायरेक्शन चेंज होता है दोस्तों। तो क्वेश्चंस सबसे पहली चीज़। तो क्वेश्चंस भी 2 तरह के होते हैं दोस्तों, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जहां जिस सवाल के बाद कोई लंबा चौड़ा जवाब दिया जाए उसे ओपन एंडेड बोलते हैं। क्लोज एंडेड क्या होते हैं, जिन जवाब में 1 शब्द, 2 शब्द या कोई चॉइस होती है कि हाँ इतना ही बता के वो अपनी बात खत्म कर दे, वो क्लोज एंडेड होते हैं। जैसे क्लोज एंडेड हो गया हाँ, ना, ये, वो, या फिर ये 2-3, ये 2 चीज़ें, ये 1 चीज़, ऐसा करके, राइट।
तो अब समझते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे माने अगर ओपन एंडेड की बात करें, ओपन एंडेड सवाल कब पूछा जाता है? ओपन एंडेड सवाल तब पूछा जाता है जब माइंड में आपके कोई एजेंडा ना हो, आपको सिर्फ बात आगे बढ़ानी है और सेल्स की तरफ लेके जाना है अभी धीरे धीरे लीड को। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ओपन एंडेड सवाल पूछ सकते हैं कि ठीक है, आपको बताइए प्रोडक्ट में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा, राइट? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाउ डू यू लाइक द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा हमारा, राइट? या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको जैसे माने अगर नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पे कैसे पूछते हैं हम ऐसे पूछते हैं कि आपको प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा या आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी लगी, इस तरीके से, राइट? फिर वहाँ पे ये क्लोज एंडेड भी है और ओपन एंडेड भी है। ओपन एंडेड कैसे हो सकता है? जब वो बोले कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा, तो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसमें क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं आपको, या बिजनेस, तो क्या अच्छा लगा आपको बिजनेस के अंदर, ये ओपन एंडेड हो गया। अब क्लोज एंडेड क्या होता है कि मैंने आपको ये 5 प्रोडक्ट दिखाए सर, इस 5 में से 2 सबसे अच्छे कौन से लगे, तो ये क्लोज एंडेड हो गया। अब वो उसको चूज करना है। आप देख रहे हैं, आप क्वेश्चन से डायरेक्शन चेंज हो रहा है सेल्स की तरफ, ये क्वेश्चंस आपको सेल्स की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ पे आप उससे पूछ रहे हो, बताओ भाई इन 5 में से 2 कोई चूज कर लो जो आपने खरीदना है। अब वो माइंड मेकअप जो कर रहा है, अब वो इस चीज़ पे कर रहा है कि खरीदने को 2 कौन से हैं, दोनों अगर 5 में से खरीदना पड़े तो कौन सा खरीदेंगे। तो इस तरीके से आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ के डायरेक्शन करते हैं सेल की तरफ, राइट? सो क्वेश्चंस सबसे पहला फॉर्मूला, उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आता है दोस्तों वो आता है UI, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग। देखो, आपको ऑब्जेक्शन को समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक बहुत ही स्मार्ट काउंसलर की एग्जांपल है जो मैं आपको दूंगा। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही ठीक ठाक रिच फादर थे और उनकी 3 बेटियां थी जिनको एडमिशन करवाना था मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। अब उन पे पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो पैसा ठीक ठाक दे सकते थे, लेकिन एक माइंड मेकअप था उनका, वो थोड़े कम खर्चीले थे, थोड़ा ज़्यादा बचत में फोकस करते थे कि पैसे ज़्यादा खर्च ना हो और काम हो जाए, ऐसे एटीट्यूड था उनका। तो वो इस माइंडसेट से गए थे कि अगर इतने बजट में काम हो जाएगा तो ठीक है, वरना एडमिशन हम किसी हल्के कॉलेज में कराएंगे या कुछ और देख लेंगे। इस तरीके से माइंडसेट था। अब जब वहाँ पे वो गए और तीनों डॉटर्स के एडमिशन्स की बात करी, फीस की बात करी, तो वहाँ पता लगा कि भाई एक डॉटर की जो फीस आएगी वो 10 लाख रुपए आएगी, यानी तीनों डॉटर्स की फीस आएगी लगभग 30 लाख रुपए। अब ये उनके बजट से कई गुना ज़्यादा था, राइट। जब ये कई गुना ज़्यादा था तो वहाँ पे वो पहले से माइंड मेकअप था कि भाई नहीं करेंगे। तो जब वो चलने लगे तो काउंसलर ने उनको रोका और काउंसलर ने उनसे कुछ सवाल पूछे दोस्तों। और वो सवाल क्या थे ये आप अभी मैं आपको बताऊंगा। U और I का फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया, क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, काउंसलर टू फादर, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि सर, क्योंकि वो ऑलरेडी जान चुके थे कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बिजनेस है और पैसा भी इनके पास है, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि सर क्या आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो सामने से जवाब आया, हाँ कभी कभी करते हैं। दूसरा सवाल क्या आया कि आपको क्या लगता है ये जो 30 लाख रुपए है ये खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है आपकी डॉटर्स की पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने बोला कि वैसे तो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा तो नहीं है, क्योंकि मैं इनकी पढ़ाई में पैसा लगा रहा हूँ, ये डॉक्टर बनेंगी, कुछ सीखेंगी, बढ़ेंगी। बिल्कुल राइट, ठीक है जी। तीसरा, आप अपने डॉटर्स को प्यार करते हो। ऑब्वियस सा जवाब था, बिल्कुल करता हूँ जी, ये कैसा सवाल है, राइट, फादर ने बोला। फिर काउंसलर पूछता है, क्या सर आपका जो आपके डॉटर्स हैं, तीनों डॉटर्स, क्या उनका फ्यूचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है इनका फ्यूचर। फादर ने बोला, बिल्कुल यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखता है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इनके फ्यूचर की कदर करता हूँ, इसलिए हम यहाँ पे आया भी था। ओके। उसके बाद वो काउंसलर पूछता है कि सर देखो, शेयर मार्केट का सवाल क्यों पूछा था, यहाँ रिलेट करेगा वो। देखो सर, शेयर मार्केट आपको पैसा बना के दे या ना दे, आपकी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न दे या ना दे, लेकिन आपकी डॉटर्स पे जो पैसा आप खर्च करोगे यहाँ पे, वो आपको रिटर्न 100% देगा। इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देगा ही देगा आपकी लाइफ में। और वहाँ पे वो जो उनके माइंड में था कि नहीं इतना खर्च नहीं करेंगे,
वहाँ वो डायरेक्शन ही चेंज हो गई, उनके सोचने का तरीका ही चेंज हो गया कि यार मैं जब पैसे खर्च कर रहा हूँ अपनी डॉटर्स की पढ़ाई के लिए तो उनके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, उनका फ्यूचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मैं पैसे का मुँह ना देख, क्योंकि उन पर पैसा था तो पैसा नहीं है ये ऑब्जेक्शन नहीं था पहली चीज़, तो इसीलिए ये वाली बात वहाँ पर कारगर हुई। उसके बाद बस ये उनका ये था कि माइंड मेकअप करना था कि वो खर्चा कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे थे। तो वो जो कर सकते थे को कैसे उन्होंने करवाया, इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने पहले अंडरस्टैंड किया, समझा, आइडेंटिफाई किया कि मेन ऑब्जेक्शन क्या है। तो मेन ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं था, बस ये था कि उनका मन नहीं था इतने पैसे खर्च करने का, वो मन बनाया। ये होता है UI, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग। आप समझो कि सामने वाला एक्चुअली अंदर से चाहता क्या है, राइट, और उसके लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से आप बात कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट लेटर हमारे पास है ई फॉर एम्पैथाइज। एम्पैथाइज क्या होता है, देखिए फ़र्क होता है एम्पैथाइज और सिंपैथाइज में। आपको एम्पैथाइज करना है, सिंपैथाइज नहीं। मतलब क्या, समझाता हूँ। देखिए अगर सामने वाला आपको ऑब्जेक्शंस दे रहा है और आप उसकी भावनाओं में बह गए कि हाँ यार सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, सही बात है, चलो ठीक है रहने देते हैं, तो फिर तो आपने सेल्स कर ली, राइट, फिर सेल्स नहीं होंगी। आपको एम्पैथाइज करना है, मतलब आपने समझना है और उसके ऊपर एक सॉल्यूशन देना है कि ये प्रॉब्लम आपके पास है, तो कोई बात नहीं, आप इस सॉल्यूशन से हमारा प्रोडक्ट सर्विस खरीद सकते हो, आप ऐसे खरीद सकते हो, ये रास्ता है एक और जिससे आप खरीद सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर को बताते हैं कि भाई मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि हाँ हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ आपके दर्द को, सिंपैथाइज नहीं करता है, एम्पैथाइज करता है। वो चेक करता है कि हाँ भाई दर्द है और उसका फिर एक सॉल्यूशन देता है, राइट। तो ऐसे ही एम्पैथाइज करिए, सिंपैथाइज मत करिए। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको इंश्योरेंस सेलर का। एक इंश्योरेंस सेलर होता है, लाइफ इंश्योरेंस सेलर। वो जब किसी के घर जाता है उसको अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो जो प्रॉस्पेक्ट है वो उसको दुनिया भर के खर्चे बता देता है उसकी इंश्योरेंस को ना लेने के लिए। बोलता है भाई मेरे घर की EMI है, मेरी गाड़ी की EMI है, मैंने पर्सनल लोन भी ले रखा है, क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप कर रखे हैं, मेरे बच्चों की फ़ीस जाती है, घर का खर्चा है, और भैया बड़ी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास इतनी सैलरी आती है और ये सब पैसों उसमें चला जाता है, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है आपका प्रीमियम पे करने के लिए, मैं कैसे करूँ। अब वहाँ पर अगर इंश्योरेंस सेलर सिंपैथाइज करे, यार सही कह रहे हो सर, आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं खर्च करने के लिए, तो प्रीमियम कैसे भरोगे। लेकिन वो एम्पैथाइज करता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि सर क्या यही रीज़न नहीं है कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, कल का कुछ नहीं पता सर, आप तो इस घर में हैं, खर्चा चल रहा है, कल को अगर भगवान ना करे कुछ आपके साथ हो जाए तो ये खर्चे तो रहने वाले हैं लेकिन आप नहीं रहने वाले, बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा और घर की EMI भी भरनी पड़ेगी और गाड़ी की EMI भरनी पड़ेगी और सारे खर्चे करने पड़ेंगे, ये सब खर्चे तो बने रहेंगे लेकिन आप नहीं रहेंगे। तो ये जो बच्चे हैं ये स्कूल पढ़ेंगे, वो फीस भी जाएगी, तो आप नहीं चाहते कि आप रहें या ना रहें, लेकिन ये बच्चे पढ़ते रहें और एक जैसा जीवन आज जी रहे हैं ऐसा ही जीते रहें। हाँ चाहता तो हूँ, तो सर इसीलिए तो इंश्योरेंस करना है, क्योंकि इतने सारे खर्चे आपके पास हैं, ये सब खर्चे कैसे मैनेज होंगे। और यहाँ पे E लेटर आता है एम्पैथाइज, तो इस तरीके से एम्पैथाइज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है टी क्या है, टी है टेस्ट द ऑब्जेक्शन। देखिए बहुत बार प्रोस्पेक्ट आपको सही ऑब्जेक्शन नहीं देता है, वो आपको वो ऑब्जेक्शन देता है जो सुनने और बताने में अच्छा लग रहा है। जैसे कि उसको प्रोडक्ट तो अच्छा लगा लेकिन पैसे उसके पास नहीं है खरीदने के लिए, तो क्या बोलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इसमें ये कलर नहीं है, मेरे को ये साइज़ चाहिए, ये कलर चाहिए, या मुझे अगर इसमें ये चीज़ होती तो ऐसा होता तो मैं ले लेता, ऐसी चीज़ें बोलता है। तो आपको असली ऑब्जेक्शन पहचानना है, राइट। तो असली ऑब्जेक्शन कैसे पहचानेंगे, दो तरीके हैं। सबसे पहला है सपोज टेस्ट। सपोज टेस्ट क्या होता है, सपोज टेस्ट होता है कि सपोज दिस कंडीशन डजंट एग्जिस्ट देन वुड यू बाय दिस प्रोडक्ट। मतलब कि सर माने कि ये वाली जो प्रॉब्लम आप बता रही हो, जो कंडीशन आप, उसने कुछ भी बोला, वो कुछ भी एग्जाम्पल, उसने कुछ भी ऑब्जेक्शन दिया, उसको आप इस ऑब्जेक्शन में डालो कि सर अगर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या आप ये प्रोडक्ट अभी खरीदते। जैसे उसने बोला कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, जैसे उसने बोला कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, या उसने बोला कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे कि सपोज सर कि आपकी वाइफ इसके लिए हाँ कर देती है, तो कुछ और रीज़न तो नहीं है जो आपको रोकेगा इस प्रोडक्ट खरीदने के लिए।
राइट फिर से पढ़ता हूँ मैं, सपोज दिस कंडीशन डजेंट एग्जिस्ट, वुड यू बाय दिस प्रोडक्ट टुडे। अगर ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, अगर आपको वाइफ से पूछना नहीं पड़ता या आपकी वाइफ हाँ कर देती है, तो कोई और तो रीज़न नहीं होगा ना इसको परचेज करने के लिए, परचेज ना करने के लिए, राइट। पहली चीज़। अब इससे अगर असली ऑब्जेक्शन वो है तो बोलेगा नहीं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ठीक है। और अगर असली ऑब्जेक्शन नहीं है तो वहाँ कस्टमर फंस जाता है, वहाँ जो लीड है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो फंस जाता है और फिर वो असली ऑब्जेक्शन निकालता है, राइट। दूसरी चीज़, आइसोलेट एंड इवेल्युएट, राइट। आइसोलेट एंड इवेल्युएट मतलब जो ऑब्जेक्शन है उसको अलग रख के उससे बात करना। उसने कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन दिया क्लाइंट ने कि यार ये मैं इसको बहुत बात बोल देता हूँ, फिर ये आगे कुछ मेरे को जवाब दे ही नहीं पाएगा और ये बोलेगा चलो ठीक है जी आपकी मर्ज़ी है देख लेना। लेकिन उधर भी हम कर सकते हैं आइसोलेट और इवैल्यूएट। कैसे कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्शन को अलग रख के कैसे उसको हम हैंडल कर सकते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट्स प्रिवेंटिंग यू बाय दिस प्रोडक्ट टुडे ओनली। वो कहते हैं कि क्या कोई और भी रीज़न है सर इसके अलावा जो आपको आज ही इस प्रोडक्ट को खरीदने से रोक रही है चीज़। जैसे माने उसने बोला कि मैं ये टीवी खरीदना चाहता हूँ, मेरे को टीवी बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इसको पैसे देने के लिए भैया मेरे पास पैसे नहीं है। लेट सपोज यही बोलता है वो कि भाई पैसे नहीं है, राइट। ये मैं खरीदना चाहता हूँ जी लेकिन पैसे हैं ही नहीं। अब यहाँ पे आइसोलेट कैसे करोगे, सेलेक्ट कैसे करोगे कि भैया यही वो ऑब्जेक्शन है जो असली ये बोल रहा है। तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे कि क्या सर इसके अलावा कोई और रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट को आज ही नहीं खरीदेंगे। अगर मैं ये इसका सॉल्यूशन आज ही दे दूँ, आपके ये पैसे वाली प्रॉब्लम अभी ख़त्म कर दूँ, तो क्या आज ही खरीदोगे इसको। इज़ देयर एनीथिंग दैट्स प्रिवेंटिंग यू बाय दिस प्रोडक्ट टुडे ओनली। क्या कोई और चीज़ है इसके अलावा जो आपको रोक रही है इसको आज ही खरीदने से। बोलेगा नहीं और कोई बात ही नहीं है, पैसे ही नहीं है जी, बस यही बात है। तो फिर वहाँ सेलर उसको बोल सकता है कि सर EMI स्कीम चल रही हैं, आपके घर हम पहुँचा देंगे, लोन्स करवा देंगे और 0 इंटरेस्ट पे करवा देंगे। फिर देर आर सॉल्यूशंस, फिर ऑब्जेक्शन हैंडल किया जा सकता है। लेकिन पहले कंफर्म तो हो कि ऑब्जेक्शन कौन सा हैंडल करना है। सो ये फॉर्मूला है QUIET, जिसकी वजह से सेलर अपने कस्टमर का ऑब्जेक्शन आइडेंटिफाई करता है और उसको हैंडल करता है अच्छे तरीके से। आज हमने सीखा इस वीडियो में क्वाइट फॉर्मूला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी सीरीज़ में, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, और सीखेंगे अभी नेक्स्ट कि क्लोजिंग्स कैसे की जाती हैं। अभी तक हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हैं, अब बारी आती है क्लोजिंग्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।